हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो छोटा शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से, तो उसमें कुछ कम शब्द का यूज करके लिख सकते हैं, और लॉन्ग में आया तो इतना लिखना ही। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के कारण निकालना है। तो जिसके कारण निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वही चीज़ यहाँ लिखना है कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। कहाँ निकालना है? प्लस क्यू से आर दूरी पे जाके एक पॉइंट एम मान लेना है, कैपिटल एम। कुछ भी मान सकते थे ABCD, बट एम मान लिए हैं, ठीक। और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे एक क्यू नॉट अमाउंट का टेस्ट चार्ज रख देंगे। थोड़ा अच्छा से समझना है तो क्यू नॉट रख देंगे, शॉर्टकट मारना है तो यहाँ 1 कूलम का चार्ज रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो या कोई दूसरा डेरिवेशन करना हो तो उसमें 1 कूलम मान सकते हैं। बाकी अभी बेसिक पॉइंट चार्ज की वजह से देख रहे हैं तो एक बार फर्स्ट बार फील लेने के लिए एक क्यू नॉट मान के चल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये वाला क्यू नॉट भी प्लस है और ये वाला क्यू भी प्लस है, तो ये प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा, और ये कूलम्स लॉ से हम लोग जानते ही हैं फोर्स का फॉर्मूला कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिए हैं कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट O एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M विच इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम प्लस क्यू। है कि नहीं? ये डायग्राम अगर क्लियर है, अगर ये डायग्राम क्लियर है, इसका मैकेनिज्म क्लियर है कि फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका इसमें ये बात क्लियर है कि कैपिटल M वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहीं पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को रखना है ना। क्यू नॉट को ही कहते हैं स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और ये वाला क्लियर है कि अगर जिस चार्ज के कारण क्यू लिखना है उसको O पे रखना है और यहाँ से R दूरी लेना है, तो अगर ये क्लियर है तो ये सब लिख सकते हैं आप अपना मन से। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा, बट एकदम टू द पॉइंट चीज़ हम लिखे हैं, है ना। चलिए, तब हम कूलम्स लॉ से ये वाला फोर्स जानते हैं। फ्रॉम कूलम्स लॉ वी नो डेट कि F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q नॉट है ना, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q नॉट है। तो यहाँ से फोर्स का इक्वेशन लिख के और इक्वेशन 1 मान लिए हम। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अगर आप क्यू नॉट का वैल्यू 1 ले लिए रहते, जैसे हम बताएं कि अगला डेरिवेशन सब में क्यू नॉट का वैल्यू 1 लेके चल देंगे हम लोग, तो वहाँ पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर हो जाता कि नहीं। तो तो फिर फील नहीं आता इस बात का कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो फोर्स का फील लेना था, क्योंकि इसलिए एक बार दोनों, क्योंकि कूलम्स लॉ Q1 Q2 के लिए वैलिड है, इसलिए Q2 भी दिखा दिया गया और Q1 भी दिखा दिया गया है। तो एक अप्रोच लग रहा है यहाँ सही सा, ठीक है, डेरिवेशन के लिए। उसके बाद आते हैं, जब ये डिवाइड कर दिए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट गायब हो गया, तो वो फोर्स बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या बन गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बोल दीजिएगा, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या सिर्फ कांस्टेंट ही बोल के चलते हैं। इसके का वैल्यू सबको पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू याद है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी, फॉर्मूला वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट क्या हो जाएगा, के का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट और के एक दूसरे का उल्टा दिख रहा है कि नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट लिख लेंगे कूलम स्क्वायर डिवाइड में न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर डिवाइड में न्यूटन मीटर स्क्वायर। के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते रहता है जी, ध्यान रखना है। तो अगर मान के चलो कि अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ लेता है अगर, ठीक है, हाँ अभी ज़रूरत है तो ये थोड़ी ना चलेगा। अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट अगर वैल्यू पूछ लेता है तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसी यूनिट को पलट देंगे तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसमें अगर डायमेंशन वगैरह रख के डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं हम लोग। और इसी का यूनिट एक और हो जाता है, तो वैल्यू तो यही रहेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, लेकिन एक और यूनिट हो जाता है फैराड पर मीटर। क्या होता है, फैराड पर मीटर। ये कैसे आता है,
एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर 4πε0 r। ठीक है, तो r यहाँ रेडियस देखिए मीटर में है, और ये कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, और ये क्या होता है, मीटर में। 4π का यूनिट नहीं तो ε0 का यूनिट यहाँ से क्या निकल जाएगा, फैराड पर मीटर। ये फोर्स नहीं है, क्या है, ये फैराड है, और ये क्या है, मीटर है। तो ε0 का यूनिट निकल गया फैराड पर मीटर, है ना। ये बात ऑब्जेक्टिव के लिए काम देगा, ठीक है। इसी तरह से, या फिर पैरेलल प्लेट का ये बात याद है, एक स्फेरिकल कंडक्टर का ये होता है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि आपको ये फार्मूला तो याद जरूर हो रहता है, ए एप्सिलॉन बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। देखिए कैपेसिटर का यूनिट है फैराड, और ए है मीटर स्क्वायर में या डी है मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया तो फिर से नीचे आ गया, एक मीटर आ गया कि नहीं, ठीक है। तो आप समझ लेंगे। चलिए तो इसको हटाते हैं, एक फार्मूला से काम चल गया। अब आते हैं तो ई को, हाँ तो हम लोग ना के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख के नहीं छोड़ेंगे, के का वैल्यू ना लास्ट में फाइनली, के का वैल्यू लास्ट में ऐसे 1/4πε रख के, और एक इस तरह से फार्मूला लिख के बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे लास्ट में। 1/4πε दिखाना ही दिखाना एग्जाम में, है ना, बोर्ड का एग्जाम में कोई इस तरह का चीज़ यूज करना पड़ेगा। क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अरे ये कहाँ से आएगा होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाई क्यू नॉट है कि नहीं, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम हो गया। तो वहीं से ये आ गया हमारे पास न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से होता होगा यूनिट, देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ई डी आर, है ना, ई डॉट डी आर का निगेटिव इंटीग्रेशन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है ना। इसी फार्मूला को अगर ऐसे नहीं देखा जाए तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर डी वी बाई डी आर कर दें, डी आर को नीचे ले गए, डेल्टा को डी वी लिख ली, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो डी वी बाई डी आर भी कैसा क्वांटिटी होना चाहिए, वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर आपस में बराबर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं। वी स्केलर है, वी क्या है, स्केलर है, लेकिन डी वी बाई डी आर पूछ लेगा तो ये क्या है, वेक्टर है, पूरा का पूरा डी वी बाई डी आर क्या है, वेक्टर है। डी वी बाई डी आर को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर ही ना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर है, निगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन डिस्टेंस, है कि नहीं, चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन डिस्टेंस है। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, भाई डीवी का यूनिट क्या निकल के आएगा, कुछ भी होगा तो वोल्ट ही ना होगा, और डी आर का यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वोल्ट पर मीटर हो गया, तो वोल्ट पर मीटर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट यहाँ से, क्योंकि ये फार्मूला बराबर होता है, तो यहाँ से वोल्ट पर मीटर भी आ गया, क्लियर है। चलिए वेक्टर फॉर्म में अगर हमको, हाँ तो डेरिवेशन आप यहाँ तक ला के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और मान लीजिए कि यही सवाल अगर आपको ज़्यादा नंबर के लिए पूछा जाए, 5 नंबर के लिए पूछा जाए, तो फिर क्या करेंगे, और सीबीएसई में मान लीजिए ये सवाल 3 नंबर में आ सकता है, ठीक है, बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड में 5 नंबर में। तो अगर यही सवाल अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो लिख देंगे ऐसे, पूछा भी नहीं जाएगा, खाली डेरिवेशन करने के लिए बोला है, तो वो थोड़ी बोला है कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट। वेक्टर, किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये आर वेक्टर है, आर स्क्वायर मतलब पोजीशन, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है ना, इसलिए यहाँ पर एक क्या करना पड़ेगा कि एक यहाँ पे हमको आर कैप लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, आर कैप। आर कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर के एलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फॉर्मूला में आर स्क्वायर नीचे है, इसलिए यहाँ पे आर कैप लगाना पड़ गया। अगर अगर फॉर्मूला में मान लेते कि यहाँ ना अगर आर रहता ऊपर में और आर स्क्वायर न रह के आर ही रहता, तो हम इसमें कैप लगाने का हमको जरूरत भी नहीं पड़ता। बट अभी कैप लगाने का जरूरत पड़ ही इसलिए रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में आर स्क्वायर यहाँ नीचे में है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब बात, बहुत बारीकी वाला बात है। यूनिट वेक्टर आर कैप क्या होता है, आर कैप का फॉर्मूला सब जानता है, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है उसको, उस वेक्टर को ले लीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड को सिंपल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉड में भी लगा के लिख सकते हैं, सिंपल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर बाई मॉड आर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आर कैप खुल गया,
आर कैप की जगह आर बाई आर लिखेंगे तो ये आर आके एक मल्टीप्लाई हो गया नीचे भी, इसलिए ये नीचे आर स्क्वायर से आर क्यूब बन जाता है। तो याद रखेंगे वेक्टर फॉर्म में कोई भी चीज़ पूछेगा तो आर क्यूब यहाँ लगा देंगे, और स्केलर फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछेगा तो आर स्क्वायर। इसी तरह से फोर्स अगर लिखना हुआ तो फोर्स स्केलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1/4 क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर फोर्स को भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो उसमें भी Q1 Q2 बाई आर क्यूब करके और यहाँ आर कैप इस तरह से आर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जब निकालना है तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए थे, अब अगला काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन सबको पता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, कहाँ से कहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है? इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे, इन्फिनिटी से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है ना? इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या? पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है बात? हेलो आवाज़ क्लियर है ना? हाँ ठीक। तो चलिए इन्फिनिटी से अगर किसी पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। तो इन्फिनिटी पे चार्ज रख लेते हैं 1 कूलम। अच्छा, पोटेंशियल पे ध्यान रखना है ये भी बात कि डेफिनेशन में होता था कि वर्क डन, ये 10th क्लास में होता था डेफिनेशन कि वर्क डन टू कैरी ए यूनिट कूलम चार्ज या पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसलिए यहाँ पर यूनिट कूलम 1 कूलम ले लिए थे। अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि टेस्ट चार्ज लेना होता है कहीं भी, जिस भी पॉइंट पे आपको डिटर्मिनेशन करना है वहाँ टेस्ट चार्ज लेना है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से, तो वही ये टेस्ट चार्ज ही है। तो सर क्यू नॉट क्यों नहीं लिए? आप ले सकते थे क्यू नॉट, है ना, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 1 कूलम लेने से थोड़ा और आसानी होगी। अरे एक बार क्यू नॉट लेके बेसिक समझा दिए ना, अब 1 कूलम लेके चलेंगे हम लोग, थोड़ा और आसान हो जाएगा, है ना। डेरिवेशन हमको आसान बना के रखना है। और लैंग्वेज देखिए, क्या वहाँ भी यही लैंग्वेज लिखे थे कि नहीं? कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस डेट पॉइंट हो एंड वी हैव टू फाइंड। वहाँ लिखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहाँ लिखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बार अगर कोई डेरिवेशन अच्छा से हो गया तो वही वाला चीज़ तो कॉपी पेस्ट होगा ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखिए, जाहिर सा बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, क्या दिक्कत है? स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, तो इतना तेल चलेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आइए तो अब समझते हैं, और कहाँ निकालना है? तो एट पॉइंट एम। आपको ए बी सी डी कुछ भी मानना था तो मान लिया। अब देखिए हम ए बी सी डी क्यों नहीं माने? क्योंकि ए और बी हमको यहाँ मानना था, इसलिए हम इसको एम ही मान के चल रहे हैं। सर पॉइंट को पी क्यों नहीं मान ली? क्योंकि आपको पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी वेक्टर होता है, तो पी वेक्टर उसको बोलना है आगे चल के हमको, इसलिए हम अभी से ही मान के चल रहे हैं कि ये मेरे पास पॉइंट पे है। चलिए, विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू। क्या ये वाला पॉइंट कॉमन है कि नहीं? क्या इस अलग भाषा है, वही भाषा है? तो एक बार एक डेरिवेशन हो जाएगा तो वही यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस क्या है, अलग क्या करना है, ये देखना होता है कि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन में सेम क्या है और अलग क्या है। कनेक्ट कर करके जब पढ़ते हैं तब हम लोग को आसान होता है, लगता है चीज़, ठीक है। तो देखिए लाना तो है इन्फिनिटी से लेके पॉइंट एम तक, लेकिन इसको समझने के लिए कि कैसे इस प्रोसेस होगा तो उसके लिए हम एक पॉइंट एम कैपिटल ए मान लेते हैं जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। कोई पॉइंट कैपिटल ए मान लेते हैं जो कि एक्स डिस्टेंस पे है, और एक्स ए वाले पॉइंट से बी पे लाने में देखते हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ए से अगर आपको बी लाना है तो डी एक्स का वेक्टर इधर बनेगा, ये देखिए डी एक्स का डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, और प्लस के कारण अभी अभी देखे हैं कि फोर्स दूर लगता है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए दूर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है? दूर। चार्ज को ला रहे हैं पास, मतलब इस वाले चार्ज को 1 कूलम चार्ज को यहाँ पास ला रहे हैं, 1 कूलम चार्ज को पास। तो चार्ज इधर फोर्स इधर, चार्ज इधर फोर्स इधर। अब फोर्स बोलिए चाहे, क्योंकि 1 कूलम बोल ही दिए तो फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है, अभी थोड़ा देर पहले समझे थे। तो हम लोग वो वाला बात यहाँ पे लिख लिए कि लेट ए पॉइंट कैपिटल ए विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स, है ना, एक जनरल डिस्टेंस एक्स पे हो गया, फ्रॉम प्लस क्यू, फ्रॉम प्लस क्यू। अब प्लस क्यू से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? भाई प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख गए थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर।
तो वैसे ही प्लस क्यू से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से वाई दूरी पे लिखना होगा तो के क्यू बाई वाई स्क्वायर। यहाँ से जेड दूरी पे लिखना होगा के क्यू बाई जेड स्क्वायर। क्लियर है बात? चलिए, तो लिख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एट एक्स डिस्टेंस। तो एक्स डिस्टेंस पे लिखना है तो क्या हो जाएगा, ई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, ई ए इज इक्वल्स टू हो गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। हो गया कि नहीं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर आएगा क्या, नहीं, ए वाला पॉइंट पे लिख रहे हैं ना, तो ए वाला पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है उस पॉइंट को देखना है कि कितना दूरी पे, उसमें स्क्वायर लगा दीजिए। स्केलर फॉर्म में स्क्वायर होता है, वेक्टर फॉर्म में यहाँ क्यूब, और यहाँ एगो वेक्टर लग जाता है आर वेक्टर। चलिए, अब ये स्केलर फॉर्म से काम चल रहा है, और इसका डायरेक्शन कहाँ लिख दिया, अवे फ्रॉम प्लस क्यू, दैट इज टुवार्ड्स राइट। ठीक है, चलिए देखिए एक एक बात लिख रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ देखिए समझाए हुए हैं क्या, कि जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है, जब ये वाला एक्स इनफाइनाइट को पहुंच जाएगा तो वहाँ का पोटेंशियल जीरो है। ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे एजम्पशन लिया जाता है कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। और जब ये वाला जो एक्स है ये घटते 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 पॉइंट एम पे पहुंच गया, इस बात का मतलब है कि एक्स का मतलब आर हो जाएगा। तो जब एक्स बराबर आर हो जाएगा तो वहाँ पर वी को हम वी मान लिए। क्यों, क्योंकि यहीं पर तो वी निकालना है ना, तो वी क्योंकि अननोन है, यही वी हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए एक्स बराबर आर पे वी बराबर वी मान लिए। तो एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी से लेके आर तक रखेंगे। अब पोटेंशियल कहाँ से कहाँ हो गया, जीरो से वी हो गया। पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो से वी हो गया। ठीक है, वर्क डन जीरो से डब्लू बोल सकते हैं, वर्क डन जीरो से डब्लू बोल सकते हैं। चलिए, तो अब वही वाला डेफिनेशन फिर हम लोग लिख देते हैं 10th क्लास वाला, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग। हाँ, तो पहले तो ये लिख दीजिए कि ए से बी लाने में जो वर्क करेंगे तो इन्फिनिट टोटल वर्क कहाँ से कहाँ है, इन्फिनिटी से पॉइंट एम पे। तो बीच में कोई पॉइंट ए से बी, तो वो छोटा सा वर्क होगा, तो इसलिए वो छोटा सा वर्क को लिख दिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी थ्रू डी एक्स डिस्टेंस। तो इसको हम लोग गिवन करेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स से। अरे भाई, तो माइनस ई डी एक्स से क्या कर रहे हैं, डी डब्ल्यू तो फोर्स इंटू डी एक्स होता है, तो क्यों, क्योंकि अभी अभी बताया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है। और माइनस क्यों आए हैं, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। थीटा कितना है, 180 डिग्री। चलिए, अब आते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस के साथ डी एक्स। अब छोटा सा एक लाइन लिख देंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, पहले स्मॉल अमाउंट निकाल लिए डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू से अगर आपको जाना है कहाँ पर, डी डब्ल्यू से आपको जाना है टोटल अमाउंट पे, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। डी डब्ल्यू से डब्ल्यू पे जाना होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं। अरे भाई, डी एक्स से एक्स जाना होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, डी पी से पी जाना होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, डी ऑफ एनीथिंग, डी एफ से कैपिटल एफ जाना होगा तो इंटीग्रेशन करेंगे, डी यू से यू पे जाना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे, डी पी मतलब पावर वाला पी, तो डी पी से पी जाना होता है इंटीग्रेशन करेंगे, डी यहाँ पे बी लगा दीजिए, मतलब कैपिटल बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और वहाँ से बी निकालना हो तो इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ में इस तरह से डी करके लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ जाएगा कि अगला स्टेप में इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही इस तरह से कोई चीज़ लिखें तो अगला स्टेप में इंटीग्रेशन करना है। ठीक, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, ये बात लिख भी दी है। ये बात अगर लिखना आप भूल जाइएगा तो कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं, बट लिख दिए। अब यहाँ पर अब देखिए, जैसे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था वैसे ही पोटेंशियल और वर्क बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कौन सा चार्ज लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं। कौन सा चार्ज लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज लिए, पॉजिटिव यूनिट चार्ज लिए। अरे फोर्स बराबर होता था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता था फोर्स बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट अगर 1 कूलम ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बराबर हो गया कि नहीं, मैग्नीट्यूड बाई। उसी तरह से पोटेंशियल भी होता था वर्क डन बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट अगर 1 कूलम ले लिए तो भी बराबर डब्लू हो जाएगा कि नहीं। सिंपल सा ये लॉजिक है, ठीक है, 1 कूलम। तो आइए यहाँ से डब्लू का इंटीग्रेशन कर दिए, लिमिट कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से यार, और ये माइनस तो फार्मूला वाला यहाँ पे ही है, के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, के क्यू कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला, और क्यू चार्ज भी कॉन्स्टेंट है जिसके कारण निकाल ही रहे हैं, तो ये कारण वाला यहाँ पे क्यू है यहाँ। और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से यार करना है, तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। कैसे, ये फार्मूला देखिए सामने इंटीग्रेशन का लिखा हुआ है, 1/x स्क्वायर को ऐसे लिख दिए, एक्स पर -2 dx, यहाँ फार्मूला में लगा दिए, जो भी पावर में है, जो भी पावर में उसमें +1 जोड़ दिए तो -2 +1, नीचे वही चीज़ लिखा हुआ है ना पावर वाला, -2 +1, तो -2 +1, यहाँ से एक्स पर -1 और नीचे आ गया -1।
देखिए जब नीचे में एक्स स्क्वायर था यानी कि एक्स के पावर +2 था, तो जब इसको ऊपर ले गए तो माइनस लगा दिए। तो अभी ऊपर में है एक्स के पावर -1, मतलब न्यूमरेटर में है एक्स, न्यूमरेटर में और उस पर पावर है -1, तो एक्स को जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो एक्स के पावर क्या हो गया, +1 हो गया, और ये तो -1 की वजह से यहाँ -1 आ गया। तो क्लियर। चलिए, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो गया मेरे पास के क्यू, और जब एक्स के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो 1/r माइनस एक्स की जगह पर एक बार इन्फिनिटी रखते हैं तो हो गया 1/∞। तो फार्मूला बन गया 1/r माइनस 1/∞। तो फार्मूला बन गया पोटेंशियल का KQ/r। फार्मूला किसका बन गया, पोटेंशियल का। फार्मूला किसका बन गया, पोटेंशियल का। फार्मूला बन गया V बराबर W, और इंटीग्रेशन कर करके यहाँ पे फाइनल इस तरह से बॉक्स में हम लोग लगा दिए कि 1/4। देखिए फाइनल फार्मूला बार बार लास्ट में हम लोग जब लिख रहे हैं तो बोर्ड के डेरिवेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जरूर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट बाई R। सर इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, V वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहाँ R था तो यहाँ R स्क्वायर कर दिया और यहाँ R वेक्टर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है भाई, पोटेंशियल स्केलर होता है, इसलिए यहाँ पे ये काटा हुआ है, याद रखेंगे, ये क्रॉस किए हुए हैं, काटे हुए हैं, तो ये गलती यहाँ मत करना, ठीक। अब यहाँ देखो बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुमको प्लस क्यू के साथ R डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फार्मूला क्या था, KQ/R स्क्वायर। सर माइनस क्यू के कारण अगर R डिस्टेंस पे निकालना होगा तो KQ/R स्क्वायर। देखिए ये दोनों फार्मूला सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं किए। माइनस क्यू यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं लिखे, प्लस क्यू यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं लिखे, मतलब नहीं लिखे मतलब दोनों जगह प्लस में ही लिखा हुआ है वैल्यू, ठीक है, फॉर्मूला में प्लस में ही लिखा हुआ है। तो फिर इस माइनस से कुछ तो असर होगा, तो इस माइनस का असर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ है। माइनस का असर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ है। माइनस चार्ज के मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ है। पूछेगा ही, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टुवार्ड्स होना चाहिए। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाना चाहिए। प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाना चाहिए। चलिए, तो माइनस और प्लस का जो सेंस है वो डायरेक्शन में इंक्लूड कर दिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन है तो डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिए प्लस और माइनस के साथ। लेकिन पोटेंशियल का बात करते हैं तो ये तो स्केलर होता है, इसके पास तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं है, तो फिर ये प्लस और माइनस हम डायरेक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो प्लस और माइनस को फार्मूला में इंक्लूड कर दिए। तो पोटेंशियल जब लिख रहे हैं तो प्लस के कारण KQ/R और माइनस क्यू के कारण -KQ/R। तो यहाँ पे एक याद रखना है मंत्र, स्केलर के साथ ऐसा ही होता है, स्केलर के साथ ऐसा ही होता है। देखो ना, चार्ज भी स्केलर है, तो अगर कहीं तुमको नेगेटिव चार्ज लिखना होगा तो वहाँ -Q लिखना पड़ेगा, जहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखना होगा +Q लिखना होगा, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा, तुम लिख देना प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। यही गलती करते हो तुम लोग। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आया है तो आप डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं होता है, दो चार्ज का सिस्टम होता है जो कि स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो सिस्टम ऑफ, और दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल किस में, मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट होना चाहिए साइन में। इक्वल एंड अपोजिट, स्केलर है ना, चार्ज के बारे में, चार्ज स्केलर है तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन नहीं बोल देना। अब स्केलर में डायरेक्शन थोड़ी होता है, अपोजिट साइन में है, -Q +Q का साइन अपोजिट है। लेकिन इक्वल करने का मतलब, ये अगर 5 कूलम है तो ये भी 5 कूलम, ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम, ये -10 कूलम, ये +10 कूलम। समझ में आ रहा है। अब पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज, जो कि सेपरेट किया गया। अगर चार्ज सेपरेट हो जाता है तो याद रखना वहाँ डाइपोल बन जाता है, दो पोल है ना, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल। एक पोल यहाँ बन गया, एक पोल यहाँ बन गया, तो डाइपोल बन गया। तो इस डाइपोल को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। देखिए, -Q लेफ्ट साइड में रखना है और ये वाला पॉइंट को B मान लीजिए आप, आसान पड़ेगा आगे चल के। और अगला अगर हम देखें कि ये वाला चार्ज यहाँ पे रखा हुआ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे रखा हुआ है A पॉइंट, है ना, A पॉइंट पे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा पहले पढ़ाए होंगे किसी को तो उसमें गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ पे हम फिर से बना देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि ऐसे आप एक लाइन बना देंगे और इस पॉइंट पे एक -Q चार्ज रख देंगे और इस पॉइंट पे एक +Q चार्ज रखेंगे। आपके सावधानी के लिए बता देते हैं कि -Q वाला पॉइंट जो लेफ्ट साइड में जो माने उसको B रखिए और इसको A रखिए, इससे फ़ायदा आपको पहुँचेगा कहीं ना कहीं, है ना। और मिड वाला पॉइंट को O मान लिए, तो यहाँ स्मॉल l डिस्टेंस और यहाँ भी स्मॉल l डिस्टेंस।
और इसके बीच का डिस्टेंस जो ये 2l हो गया, क्या हो गया 2l, ये भी तो एक वेक्टर है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस तरह से ये वाला वेक्टर इधर लग जाएगा बी से ए के तरफ। 2l वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, बी से ए। बी से याद ए नहीं याद रखिए, आप याद रखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसको लेंथ ऑफ डाइपोल भी कहते हैं, जो कि 2l वेक्टर। अरे एग्जाम में कल हो कि यहाँ अगर डी वेक्टर लिखना होगा तो आप डी वेक्टर लिख दीजिएगा, सिर्फ एल वेक्टर नहीं पूरा लिखना होगा तो एल वेक्टर लिख दीजिएगा, आर वेक्टर लिखना होगा आर वेक्टर लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ 2l का एक आगे चल के डेरिवेशन सब में खूब यूज होता है आसान बनाने के लिए, इसलिए 2l लेके चलते हैं। अब ये सब बात जिसको एग्जाम अभी देना है उसको ये सब बात बहुत बेसिक लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? चलिए, बट हम तो वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अभी जो 12th में गए हैं उनके लिए, उनको भी सब चीज़ समझ में आएगा। तो लेंथ ऑफ 12 वेक्टर जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स कहाँ से कहाँ, माइनस से प्लस। तो ये वाला बात याद रखना है, माइनस से प्लस की तरफ। अभी हम डाइपोल मोमेंट समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा रहे हैं, ध्यान रखना है। बस उसमें इतना ही बात लिखना है। अच्छा, कोई पूछेगा कि नेट चार्ज कितना है डाइपोल में, तो भाई माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज तो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो डाइपोल का नेट चार्ज जीरो होता है। ठीक है, याद रखिए, चार्ज सेपरेट होता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता तो न्यूट्रल है ना, नेट चार्ज जीरो। वाटर मॉलिक्यूल होता तो न्यूट्रल है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बिहेव करता है डाइपोल की तरह। क्यों करता है बिहेव, तो देखिए लिखा हूँ, मेनी मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर इट इज बिहेव एज इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकॉज इन दिस मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड, मतलब चार्ज सेपरेट हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण। यहाँ पे केमिस्ट्री का पॉइंट है। एंड दिज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। तो इस तरह के पोल बन गया ना, डाइपोल बन गया, तो वहाँ डाइपोल से पोलर याद रखिएगा, उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही लिखे हुए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, जानते होंगे। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन से इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने लग जाता है, ये भी हाइड्रोजन से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाता है। तो इस वजह से इस पर पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव। एक्सेप्ट कर रहा है ना, इसलिए निगेटिव एक्सेप्ट कर रहे थे, एक इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, एक इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ऑक्सीजन पे 2 बार निगेटिव आ गया। तो हुआ क्या कि अब देखिए ये जो पी वेक्टर लिखे ना, ये है डाइपोल मोमेंट। ये तो हम बाद में अभी डिफाइन करेंगे, बट यहाँ समझाने के लिए बता दी। ये जो पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये है, और डाइपोल क्या है, डाइपोल ये है डाइपोल। ठीक है, ये है डाइपोल, ये है डाइपोल मोमेंट, अलग अलग चीज़ है। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन डाइपोल एक कंडीशन है भाई। डाइपोल एक अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, चार्ज का, है ना, समझ रहे? तो डाइपोल एक कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, डाइपोल मोमेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ एक पी वेक्टर और यहाँ एक पी वेक्टर, भाई दो इक्वल वेक्टर अगर इस तरह से इंक्लाइंड होता है एक थीटा एंगल पे, और ये थीटा एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल होगा इसके बीच में, तो नेट डाइपोल इधर लगने लग गया कि नहीं। तो नेट डाइपोल होने की वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आ गया, नेट डाइपोल आ गया, तो उसको पोलर मॉलिक्यूल हम लोग कहेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर होता है। क्यों भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसे है ना, तो जब ऑक्सीजन ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हो गया आपके पास निगेटिव चार्ज। ठीक है, और कार्बन पे आ गया कैसा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो ये पी वेक्टर इधर और ये पी वेक्टर इधर, तो ये इधर है और ये इधर है, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे का कैंसिल आउट हो गया। तो पी नेट जीरो की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख दिए भाई, केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था लेकिन चलो समझा दिए। ठीक है, आगे है, अब हम लोग समझेंगे डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग क्या समझेंगे, डाइपोल मोमेंट समझेंगे, जिसका नाम है पी वेक्टर। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज़ द मेजर मतलब माप है, क्षमता निकालने का, किसका, डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्षमता निकालने के लिए कि डाइपोल के बारे में समझना है तो डाइपोल मोमेंट समझना होगा। मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल निकालने के लिए एक फैक्टर लाते हैं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर लाते हैं। अब क्योंकि ये वेक्टर है तो इसमें लिख देंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये लिखने के लिए आता है 2 मार्क्स में, बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड वगैरह में। ठीक है, और इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, डिफिनेशन क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उस चार्ज के बीच का डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2l वेक्टर। थोड़ा देर पहले आप लोग को एक बात समझाए थे, याद होगा शायद, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ, यहाँ आर कैप का जरूरत पड़ा। पता है क्यों, क्योंकि आर कैप का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि आर स्क्वायर नीचे में था, ये बात बोले थे ना। लेकिन अभी देखिए, अभी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर है
और 2l भी वेक्टर है, और ये वेक्टर एक दूसरे के आमने सामने है, और इसका डायरेक्शन इधर ही होता है। पी वेक्टर का डायरेक्शन 2l वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। कहने का मतलब है कि 2l वेक्टर का डायरेक्शन याद है कहाँ से कहाँ लिए थे, निगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। तो जब ऐसा डायरेक्शन सेम होगा ना, स्केलर फॉर्म में एज इट इज आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ कोई कैप लगाने का जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं करेंगे कि सर यहाँ 2l है तो स्क्वायर करके कैप उप लगाएं, नहीं। ये वाला बहुत लोग नहीं समझ पाता है कि यहाँ क्यों नहीं कुछ हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाता है, फोर्स में हो जाता है, यहाँ क्यों नहीं होता है। ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सामने सामने लिखा हुआ है, प्लस इसका और इसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसको स्केलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया कि ऐसा इसलिए हुआ। ये सब चीज़ पहले किसी को पढ़ाए हैं, इसलिए लिखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी, दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो ऐसा इसलिए हुआ, क्या लिखा हुआ है कि ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज पी वेक्टर भी 2l वेक्टर के एलोंग ही लगता है। यानी डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर जो है, डायरेक्शन ऑफ जो पी वेक्टर है, डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर है इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना ये बात है, पी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है। देखिए 3 बात कम से कम याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, वन चार्ज का प्रोडक्ट। अच्छा देखिए फिर से देखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें जब चार्ज रख रहे हैं तो थोड़ी पूछ रहे हैं कि सर डाइपोल में तो निगेटिव भी था पॉजिटिव भी था, पूछना ही नहीं है। वेक्टर वाला में तो इसका डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगा इससे, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो चार्ज को बेधड़क बिना साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। कोई भी वेक्टर फॉर्म में जैसे फोर्सिंग हो गया, वो हो गया, तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज को बेधड़क रख रहे हैं, क्योंकि और वो भी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि स्केलर फॉर्म वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पे क्या है, सेम है। चलिए ज़्यादा नहीं समझिए, ये सब सिंपल बात है कि वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज इनटू डिस्टेंस है, बात खत्म। ये 2 बात याद रखना है। और डायरेक्शन निगेटिव से, अरे यार डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव होता है, याद रहेगा, निगेटिव से पॉजिटिव याद रखना है। तो अब फार्मूला जानते हैं, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज का एटी, और मीटर के लिए कैपिटल एल का यूज करते हैं, मीटर के लिए कैपिटल, तो ATL इसका डायमेंशन फार्मूला होगा। क्लियर है बात। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही तक। थैंक यू।